नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। आज तारीख है 8 दिसंबर 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर और आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको मुझे कवर करना है, तो ध्यानपूर्वक अंत तक देखिएगा। एक बिहार स्पेशल का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको आप सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और पीटी, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय हो गया आपका मेंस का टॉपिक पॉलिटी का, और पीटी के लिए आपका फैक्ट भी उसका इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिए। और आज का आर्टिकल जो है वो FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका एक रिपोर्ट आया पहली बार। जब कोई रिपोर्ट पहली बार आती इतनी बड़े संस्था की, तो उसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए कि उसको रेफरेंस के तौर पर भी, और वो सवाल में भी पूछा जा सकता है कि ये रिपोर्ट क्या है या टर्मिनोलॉजी क्या है, उससे जुड़ी हुई चीज़ें पीटी में भी आपसे पूछी जा सकती हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन हेडलाइन क्या है आज का, तो केंद्र सरकार ने 1500 करोड़ दिया है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लिए, जो साइक्लोन आया उसके बाद से चीज़ों को सही करने के लिए। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार से 5000 करोड़ रुपए की मांग की थी कि चेन्नई शहर में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, उसके लिए हमें 5000 करोड़ चाहिए, लेकिन भारत सरकार ने करीब में 1500 करोड़ दिया है। मिचोंग तूफान आपको बताया था मैंने, साइक्लोन आया था जिसका नाम किसने दिया था, तो म्यांमार ने दिया था। ओके, और ये उष्णकटिबंधीय साइक्लोन था, तो उष्णकटिबंधीय साइक्लोन में हमेशा नुकसान ज़्यादा होता है, बहुत तेज़ रफ्तार विभीषिका होती है इसमें जब भी आती है, तो जबकि शीतोष्ण की क्या अंतर होता है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं साइक्लोन, वो ज़्यादा तबाही नहीं मचाते हैं। ओके, तो इस दो डिफरेंस को बस सामान्य तौर पर ध्यान में रखिएगा, बाकी साइक्लोन जब पढ़ाऊंगा तब मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। और हेडलाइन में आज क्या है, एक हेडलाइन है अपने वित्त मंत्री महोदया हैं, उन्होंने कुछ बोला है, उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और उसमें बेरोजगारी की बात की है इन्होंने, तो बेरोजगारी पर थोड़ा सा आंकड़ा वगैरह देख लेंगे, क्योंकि कई बार बेरोजगारी से के आंकड़े आपको यूज करने पड़ते एग्जाम वगैरह में। ओके, अपोजिशन का जो आरोप है उसका जवाब देते हुए वित्त मंत्री जी ने क्या बोला, अपोजिशन के आरोप और सरकार के जवाब, यही लोकतंत्र का सिस्टम यही है, इसलिए इसको लेकर ज़्यादा ऑफेंड या नहीं होना है कि नहीं सही बोला है या गलत बोला है, झूठ बोला है, ये बोला है वो बोला। आपको बस क्या करना है, एक नागरिक के तौर पर दोनों की बातों को सुनकर डेटा सहित, फैक्ट सहित वेरीफाई कर लेना है कि कौन कितना सच बोल रहा है, कौन कितना झूठ बोल रहा है। ओके, देखिए इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि हमने एड्रेस किया है किन किन इशू को, इन्होंने बोला है कि केंद्र सरकार एड्रेस करे किन किन इशूज़ों को, इन्फ्लेशन को, अनएम्प्लॉयमेंट को और इक्वालिटी को, इनइक्वालिटी को, असमानता, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, असमानता, उसके बाद से बेरोजगारी और इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का अगर सही से मतलब नहीं समझ में आती हो तो महंगाई की इशू की बात हो रही है, महंगाई के इशू की बात हो रही है, महंगाई के इशू को, इन्फ्लेशन को और असमानता को हमने एड्रेस किया। ये किसने बोला है, तो निर्मला सीतारमण जी ने बोला है। अब जरा बात ध्यान से सुनिएगा। इन्फ्लेशन का तात्पर्य क्या होता है कि जब रुपए की वैल्यू जो है वो कम हो जाए, रुपए की खरीदने की क्षमता कम हो जाए, इसको इन्फ्लेशन कहा जाता है, तभी जाकर महंगाई आती है। और इन्फ्लेशन तब शब्द यूज किया जाता है जब इकोनॉमी के किसी एक सेक्टर में नहीं, किसी एक उत्पाद का नहीं, समग्र इकोनॉमी में जब आपको दाम बढ़ता हुआ दिखे तब आप इन्फ्लेशन शब्द का यूज करते हो। जैसे मान लीजिए केवल और केवल फूड प्राइस में इंक्रीज हुआ है तो हम क्या बोलते हैं, फूड इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है, खाद्य महंगाई बोलते, खाद्य मुद्रास्फीति बोल दिया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार सब असमानता की बात करते हैं। असमानता का रिपोर्ट ये कहता है, ऑक्सफैम इंडिया का रिपोर्ट है जिसमें ये कहता है कि भारत में असमानता बढ़ी है। 2014 के पश्चात भारत में गरीबों की संख्या और अमीरों की संख्या में क्या हुआ है, तो डिफरेंसेस बढ़ गए हैं, ठीक है, असमानता बढ़ी है। अमीर लोग और भी ज़्यादा कमाने लग गए हैं, गरीब लोगों की आय कंपेयर करें इन्फ्लेशन से, तो हमेशा आय को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है इन्फ्लेशन से, कि भाई इन्फ्लेशन के आधार पर आय कितनी हो रही है, उसके आधार पर अगर आप देखेंगे तो अमीरों की आय जो है वो बढ़ी है, गरीबों की आय कम हुई है, तो यानी कि असमानता भी भारत में बढ़ी है। बेरोजगारी, समग्र रूप से अगर आप देखेंगे तो बेरोजगारी का जो है वो बढ़ा है, क्योंकि बेरोजगारी किस हिसाब से नापा जाता है कि कोई आदमी रोजगार की तलाश कर रहा है और या कर रही है, उसको रोजगार नहीं मिले तब हम क्या बोलते हैं कि वो बेरोजगारी के तहत में आता है, ठीक है। आयु कितनी होनी चाहिए, तो भाई आप वर्किंग आयु में हो, 14 साल से कम के ना हो और 65 साल से ज़्यादा के ना हो, है ना। इस आयु वर्ग में अगर कोई भी काम की तलाश कर रहा है, उसको काम नहीं मिल रहा है, तो उसको बेरोजगार कह दिया जाता है। आप जैसे काम की तलाश नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए आप केवल और केवल तैयारी कर रहे हैं, आपको काम की तलाश है ही नहीं, तो आप बेरोजगार की श्रेणी में नहीं आएंगे। लेकिन आप तैयारी केवल और केवल रोजगार के लिए कर रहे हैं, हर एग्जाम को दे रहे हैं कि कहीं पर भी कोई लटक जाए
तो फिर आप बेरोजगार की श्रेणी में आएंगे। तो आप अंतर समझ जाइएगा। तो बेरोजगारी के लिए कुछ आंकड़े हैं जो मैं बताता हूं। देखिए, समग्र रूप से मैंने क्या शब्द यूज किया है, समग्र रूप से देखेंगे तो बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन मंथली वाइज देखेंगे, जो तिमाही चौमाही का रिपोर्ट आता है उसके हिसाब से देखेंगे तो कुछ बेरोजगारी में कमी जरूर आई है। उस रिपोर्ट को मैं पहले पढ़ा देता हूं, उसके बाद हम लोग आर्टिकल पर चलेंगे। उसके बाद एक और आरोप लगाया इन पर बीजेपी विपक्ष ने कि आप ये बताइए कि जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो ग्रोथ कम हो रहा है उसमें। तो इन्होंने बताया कि हमने मेक इन इंडिया और ये सब जो कार्यक्रम शुरू किया है उसके कारण से हम दुनिया की फास्टेस्ट बड़ी इकॉनमी बन रहे हैं, लगातार मेंटेन भी कर रहे हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है हम दुनिया की। और मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो है उसकी जिक्र भी इन्होंने किए कि भाई ऐसा नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कुछ बढ़ा भी है, ग्लोबल रीजन के कारण से भी कुछ कम हुए हैं। तो ये सब तरह तरह की बातें हुई हैं। अब मैं आपको बेरोजगारी का आंकड़ा दिखाता हूँ, फिर हम लोग कहाँ पर चलेंगे, तो हम लोग चलेंगे उसके बाद आर्टिकल पर। ओके, देखिए, भारत में बेरोजगारी चर्चा में क्यों था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जारी किया था, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को जारी किया था। इस तरह के जो सर्वे होते हैं ना, ये आपके लिए खुराक के तौर पर होता है। खुराक का मतलब मेंस में आपको लिखने में काफ़ी मदद करेगा। इतना आंकड़ा नहीं याद करना होता है, बस आपको एक अंदाजा रहना चाहिए, भाई पैटर्न याद करना होता है। हमेशा मैंने क्या बोला है कि आंकड़ों पर मत उलझिएगा, एक पैटर्न देखिएगा कि कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, लगातार कम हो रहा है, लगातार ज़्यादा हो रहा है। इस तरह के पैटर्न को आपको ध्यान में रखना है। कुछ एक आध अगर आंकड़े याद रह जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। भाई क्या लिखा है इन्होंने कि 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर जुलाई सितंबर 2021 में 9.8 से घटकर जुलाई सितंबर 2022 में 7.2 हो गई थी। पिछले एक साल का इन्होंने रिपोर्ट जारी किया था। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जुलाई सितंबर 2022 के प्रमुख। आपको लग रहा होगा ये रिपोर्ट पुराना है, तो ये मैं बता दूं कि रिपोर्ट 2023 के सितंबर महीने में जारी किया गया है। तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा कि ये आवधिक श्रम बल का जो अंतिम रिपोर्ट आया था पूरी कंक्लूड करके, वो यही आया था, इसके बाद नहीं आया है। ओके, क्या है देखिए इसमें कि बेरोजगारी अनुपात को श्रम बल में व्यक्तियों के बीच बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। मैंने हमेशा बताया कि श्रम बल 15 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक, मान लीजिए, ये देश का क्या कहलाता है, वर्किंग पॉपुलेशन कहलाता है। वर्किंग पॉपुलेशन अपने देश में बहुत बड़ी जनसंख्या है। अपने देश में बूढ़े लोगों की संख्या कम है, नवयुवकों की और वर्किंग पॉपुलेशन की संख्या ज़्यादा है। अब इसमें जो लोग काम करना चाहते हैं उनको काम नहीं मिल रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे, तो बेरोजगार कहलाएंगे। ये चीज़ क्लियर है। डिफिनेशन इसका हमेशा ध्यान में रखिएगा। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में डिफिनेशन हमेशा सही होना चाहिए, आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। ओके, बेरोजगारी दर पुरुषों में 6.5%, 6.6%, महिलाओं में 9.4%। महिला वाले इशू पर लिख के आना इसको। जुलाई सितंबर 2021 में 9.3% और 11.6% थी। जुलाई सितंबर 2021 में कितना था, तो 9.3 और 11.6। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो पूरी आपको 3%, 2% के आसपास में लगभग कमी दिखाई देगी 2021 को तुलना 2022 के समग्र रूप से। ओके, श्रमिक जनसंख्या अनुपात, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, WPR को जनसंख्या में रोजगार वाले व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए शहरी क्षेत्रों में WPR 5%, जुलाई सितंबर 2021 में 42.3% था। पुरुषों में WPR 68.6% और महिलाओं में 19.7%, 2021 में 66% और 17% था। इसमें भी कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिला है हमें। श्रम बल भागीदारी दर कितना है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इसे श्रम बल में उन व्यक्तियों को प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है जो शहरी क्षेत्र में 15 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के हैं और वे काम कर रहे हैं या काम की तलाश में हैं। ओके, ये आपका इकोनॉमिक्स का स्टैटिक का टॉपिक है, बेरोजगारी मैंने पढ़ाया हुआ है। इसलिए अगर इस तरह की चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। कुछ टॉपिक डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली हमेशा पूछे जाते हैं। यह बढ़कर 9% जुलाई सितंबर 2021 में 46.9% हो गया। पुरुषों में LFPR 73.4%, महिलाओं में 21.7% है। और जुलाई से 2021 में कितना था, तो 73.5 और 19.9% था। इसमें कुछ खास पुरुषों में परिवर्तन नहीं आया है, 1% का है महिलाओं में परिवर्तन देखने को मिला है आपको। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण क्या होता है, तो अधिक नियत समय अंतराल पर श्रम बल डेटा की उपलब्धता के महत्व को ध्यान में रखते हुए NSO ने अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की शुरुआत की थी। NSO ने इसकी 2017 में शुरुआत ही की है, जब से आवधिक श्रम बल पीरियोडिक रूप से जारी किया जाता है। ये नए रिपोर्ट है, 2017 से ही प्रकाशित होना शुरू हुआ है। ये 2017 वाला हुआ होगा, 18 वाला, 19 वाला, 20 वाला, 21 वाला और 22 वाला मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ।
PLFS के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में केवल शहरी क्षेत्र के लिए 3 माह के अल्पकालिक अंतराल पर प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी के संकेतक, श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर, बेरोजगारी दर का अनुमान लगाना, प्रति वर्ष ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में सामान्य स्थिति और CWS यानी कि साप्ताहिक वर्तमान स्थिति में रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना, प्रति वर्ष ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समग्र रूप से अनुमान लगाने के लिए NSO इसका यूज करती है, इस डेटा का यूज करती है। पूरे भारत से सैंपल इकट्ठा करके फिर वो इस पर रिपोर्ट जारी करती है। बेरोजगारी तो आपको पता ही है क्या होता है। किसी व्यक्ति या सक्रियता से काम की तलाश की जा रही है, उसको काम नहीं मिल रहा तो उसको बेरोजगार कह देते हैं हम लोग। बाकी बेरोजगारी कई तरह के होते हैं, मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, तकनीक वाला बेरोजगारी, बहुत सारे बेरोजगारी होते हैं, वो आपको पता होगा। तो अगले टॉपिक पर चलते हैं। आज का आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो FAO का रिपोर्ट है। एक चीज़ और मैं बता दूं, कल मैंने गलती से बोल दिया था कि राष्ट्रपति महोदय 6 लोगों को नियुक्त करते हैं, राज्यसभा हम 12 लोगों को नियुक्त करते हैं। वो अलग अलग क्षेत्र से होने चाहिए, कला, संस्कृत, विज्ञान, इन क्षेत्रों से संबंधित 12 लोगों को राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में नियुक्त करते हैं। ओके, अगला देखिए क्या है, कृषि खाद्य प्रणालियों की प्रच्छन्न लागत। अब यही रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो FAO ने जारी किया है। खाद्य उत्पादन, प्रसंस्करण व वितरण के लिए जिम्मेदार कृषि क्षेत्र 1 बिलियन से अधिक लोगों को रोजगार व आजीविका प्रदान करता है। एग्रीकल्चर का सेक्टर भारत ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाले सेक्टरों में से एक है। प्राइमरी सेक्टर के तहत ये आते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर आपको पता होगा। और भी सेक्टर होते हैं, चतुर्थ भी होता है, पंचम भी होता है, छठम भी होता है, जिसमें आगे जाकर ऑफिसर्स बड़े बड़े पॉलिसी मेकर आ जाते हैं जो अलग सेक्टर के भाग होते हैं, जिनके एक डिसीजन से पूरी इकॉनमी हिल जाए, वो अलग सेक्टर के भाग हो जाते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर अगर आप देखोगे, सब कैटेगराइज नहीं करोगे तो 3 ही होता है। प्राइमरी होता है जिससे प्रकृति से जुड़ी हुई जो भी रोजगार हैं, चाहे वो खनन का उद्योग हो, चाहे वो कृषि से उद्योग हो, ये सब प्राइमरी में आएंगे। अब आलू का चिप्स बनाया तो वो सेकेंडरी उद्योग में आएगा। चिप्स को बेचने के लिए प्रचार किया तो वो टर्सरी उद्योग में आएगा। ये तो आपको पता होगा। इसको जरा ध्यानपूर्वक समझिएगा। पूरी क्या लिखा है इन्होंने रिपोर्ट में कि हम वर्तमान में एक निर्णायक मोड़ पर हैं। द हिंदू का आर्टिकल है ये, द हिंदू का आर्टिकल है कल का। यहाँ बढ़ती वैश्विक चुनौती का सामना कर रहे हैं। इन चुनौतियों में अपर्याप्त खाद्य उपलब्धता, खाद्य तक सीमित पहुँच और वहनीयता, एफोर्डेबिलिटी संबंधी चिंताएं शामिल हैं। इसके साथ ही खाद्य उत्पादन व खेती के नकारात्मक प्रभावों के कारण पर्यावरणीय, सामाजिक व स्वास्थ्य संबंधी प्रच्छन्न लागतें, हिडन कॉस्ट उत्पन्न होती हैं। हम कई बार केवल और केवल पैसों में कॉस्ट देखते हैं, जबकि कई बार पर्यावरण के रूप में, सामाजिक व स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के रूप में हमें ज़्यादा कॉस्ट अदा करना पड़ता है। जैसे हरित क्रांति जो है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, लंबा जाएगा लेक्चर, कोई बात नहीं। आज तो TRE का पेपर भी है शायद, आई थिंक बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने गए होंगे। ऑल द बेस्ट जिनका भी एग्जाम है, आज या कल में है, मुझे सच में डेट भी नहीं पता है। ठीक है, कि देखिए जैसे हरित क्रांति है, इसका कॉस्ट क्या लगा हमें? हम तो जोड़ते हैं कि बिजली और पानी, बिजली बोल रहा हूँ, खाद, पानी और उन्नत बीज। इसका सबसे बड़ा कॉस्ट ये है कि हेल्थ इशू बहुत बड़ा क्रिएट हुआ लोगों के बीच में उत्तर भारत में। हरित क्रांति का ये सबसे बड़ा कॉस्ट हमने अदा किया। दूसरा क्या किया? पर्यावरणीय रूप से बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची है हमें। उस हरित क्रांति का आज भी हमें प्रभाव दिखता है। दिल्ली का प्रदूषण, जिसे पराली बड़े स्तर पर जलाया जाता है। भौम जल का कमी, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भौम जल की कमी, भूमि वाले जल की कमी, उसका भी वहन करना पड़ता हमें कॉस्ट। तो ये सब क्या है? हिडन कॉस्ट में आएगा कि हम जो देखते हैं प्राइस के रूप में, बीज का दाम देखते हैं, ट्रैक्टर का दाम देखते हैं, इसके अलावा भी हमें कॉस्ट का वहन करना पड़ता है। ओके, इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने अपनी द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2023 में कृषि खाद्य प्रणालियों की इन प्रच्छन्न लागतों को उजागर किया है और उनके प्रभावों के बारे में विचार किया गया है। प्रच्छन्न लागतों को उजागर किया किसने? FAO ने अपने रिपोर्ट में, और बताया है कि देखिए जो हिडन कॉस्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं मानवता के लिए नुकसानदेह हो रहे हैं। हम खाने का केवल ऊपरी कॉस्ट जोड़ रहे हैं, हिडन कॉस्ट भी इसका कुछ ना कुछ है। हिडन कॉस्ट अब जब भी पूछा जाएगा, आप मान लीजिए टर्मिनोलॉजी पूछा जाए कि एग्रीकल्चर में हिडन कॉस्ट आजकल शब्दों में रहा, चर्चा में रहा न्यूज़पेपर में, इसका क्या तात्पर्य है? तो आप बता देंगे कि हिडन कॉस्ट का मतलब है कि पर्यावरणीय लागत या स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए लागत का जो हम वहन करते हैं एग्रीकल्चर में, तो वही हिडन कॉस्ट इसमें कहलाता है। कृषि खाद्य प्रणालियों के प्रच्छन्न लागतों में ग्रीन हाउस गैस एवं नाइट्रोजन उत्सर्जन, जल उपयोग, भूमि उपयोग, परिवर्तन से उत्पन्न पर्यावरणीय लागत, अस्वास्थ्यकर आहार पैटर्न,
के कारण उत्पादकता में होने वाली हानियों से संबंधित स्वास्थ्य लागत, गरीबी व अल्प पोषण से जुड़ी उत्पादकता हानियों से उत्पन्न सामाजिक लागत भी शामिल है। न केवल पर्यावरणीय रूप से बल्कि इस दाल चावल की परंपरा के कारण से खाद्य कुपोषण भी हमें देखने को मिलता है समाज में, जिसमें हम दाल चावल को संपूर्ण आहार मानकर खाते रहते हैं। ये क्या मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसका प्रोडक्शन हम ज़्यादा करते हैं, गेहूं का, चावल का, दाल का, मुख्य रूप से इसी का प्रोडक्शन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना का हो जाता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जबकि सरकार किसको बढ़ावा दे रही है आजकल, तो मोटे अनाज को बढ़ावा। क्यों? क्योंकि उसका लागत भी कम है, पर्यावरणीय रूप से वो सूखे क्षेत्र में भी उपज सकता है, ज़्यादा खाद पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वो कहीं ना कहीं कुपोषण को भी कम करता है। तो हमारा जो खाने का पैटर्न है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है, जिसके कारण से और भी सारे कॉस्ट हमें वहन करने पड़ते हैं। द स्टेट ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर 2023 154 देशों के राष्ट्रीय स्तर पर कृषि खाद्य प्रणाली को प्रोडक्शन लागत का आकलन करने का FAO का पहला प्रयास है। ये 154 देशों के कृषि खाद्य प्रणालियों के जो कृषि खाद्य प्रणाली है उसका जो हिडन कॉस्ट है उसका आकलन पहली बार FAO लगा रही है। अब इसको यूज करेंगे आप पर्यावरण वाले टॉपिक में, निबंध में, आंसर राइटिंग में, GS2 में, जहाँ पर इकोनॉमी के सवाल पूछे जाएंगे, एग्रीकल्चर के या कुपोषण के सवाल पूछे जाएंगे। हर जगह इन रिपोर्ट के रेफरेंस देकर आपको लिखना पड़ेगा। जिन लोगों को करंट अफेयर नहीं जोड़ना आता उनके लिए मैं कह रहा हूँ। वर्ष 2020 में क्रय शक्ति क्षमता PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी, इसके आधार पर दुनिया में तीसरी बड़ी इकोनॉमी है हम। पर कृषि खाद्य प्रणालियों के वैश्विक परिणाम प्रक्षण लागत 12.7 ट्रिलियन डॉलर थी, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद PPP के संदर्भ में 10% के बराबर में थी। इन्होंने बताया है कि 2020 ईस्वी में दुनिया का अगर इकोनॉमी हम लोग परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर, इसका मतलब क्या होता है, खरीदने की क्षमता के आधार पर अगर हम दुनिया की इकोनॉमी में अगर कॉस्ट वाइज में देखें तो हिडन जो कॉस्ट थी वो 12.7 ट्रिलियन डॉलर की थी। एग्रीकल्चर में हिडन कॉस्ट हमने कितना वहन किया है, 12.7 ट्रिलियन डॉलर वहन किया है 2020 ईस्वी में पूरे दुनिया में। ठीक है, जो दुनिया के GDP का PPP के आधार पर, PPP एक मेथड है जिसमें हम खरीदने की क्षमता के आधार पर किसी देश के इकोनॉमी का अंदाज़ा लगाते हैं। इस क्षमता के आधार पर दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है हम। पहला है अमेरिका, दूसरा चीन है, तीसरा भारत आता है PPP के आधार पर। ये UPSC 2019 का सवाल है, PPP PT का सवाल है। PPP में पूछा तो भारत इसमें किस स्थान पर आता है, तो भारत तीसरे स्थान पर आता है PPP के मामले में। वैश्विक स्तर 2020 में मात्रताबद्ध प्रक्षण लागतों यानी कि क्वांटिफाइड हिडन कॉस्ट का 73% आहार पैटर्न से जुड़ा था, जिसके कारण मोटापा, गैर संचारी रोग, इस हिडन कॉस्ट के कारण हमें मोटापा और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होते गैर संचारी रोग उत्पन्न हुए हैं, जिससे फिर श्रम उत्पादकता की हानि हुई है। इस रोग के कारण कहीं ना कहीं श्रम उत्पादकता जो होते हैं, जो काम करने वाली जनसंख्या है, उसका हानि होता है हमें। कृषि से संबद्ध मात्रात्मक पर्यावरणीय प्रक्षण लागत, जो मात्रात्मक प्रक्षण लागत हिडन कॉस्ट के 20 से अधिक % के लिए जिम्मेदार हैं। कृषि मूल्यवर्धित के लिए लगभग 1/3 भाग के बराबर होते हैं। ये कम से कम 1/3 भाग को कवर करते हैं ये हिडन कॉस्ट। सामाजिक पक्ष के मामले में यह अनुमान लगाया गया है, सोशल के अगर हम देखें, सामाजिक पक्ष इसका देखें तो कृषि खाद्य प्रणालियों में कार्यरत मध्यम गरीबों की आय को निम्न देशों में 57% व निम्न मध्यम आय वाले देशों में 27% तक बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मध्यम गरीबी रेखा से ऊपर हैं। जहां पर जैसे देश जो निम्न आय वाले देश हैं, निम्न आय वाले जो देश हैं, आपको पता होगा कि देशों को बांटा जाता है उच्च आय वाले देश, मध्यम आय वाले देश, निम्न आय वाले देश और निम्न मध्यम आय वाले देश। तो निम्न मध्यम आय वाले देशों में 27% तक हमें गरीब लोगों की आय को बढ़ाना पड़ेगा और निम्न आय वाले देशों में 57% तक उनकी आय को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हिडन कॉस्ट जो है इसके कारण से गरीबी बढ़ रही है इन देशों में। ये किसने बोला है? FAO ने बोला है। रिपोर्ट में कृषि खाद्य प्रणालियों को रूपांतरित करने के लिए निर्णय निर्माण में इन लागतों को शामिल करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया गया है कि जब आप सब्सिडी को कॉस्ट कैलकुलेट करते हो, जब आप कृषि के प्राइस को कैलकुलेट करते हो, तो हिडन कॉस्ट को भी कैलकुलेट कीजिए। सरकारों से ये बोला गया है कि आप हिडन कॉस्ट को भी कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। असमानता, मोटापा, बीमारी, पर्यावरणीय लागत, ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में ज़्यादा लग रहे हैं। भारत के संदर्भ में रिपोर्ट में क्या कहा गया है? भारत के बारे में इन्होंने बताया कि भारत की कृषि खाद्य प्रणालियों की कुल प्रक्षण लागत, कुल हिडन कॉस्ट लगभग 1.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व में तीसरी सबसे बड़ी लागत है। इन्होंने बोला कि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत का जो हिडन कॉस्ट है एग्रीकल्चर में वो सबसे ज़्यादा है।
तीसरे नंबर पर हम हिडन कॉस्ट के मामले में भी आते हैं। कृषि में पैसों के अलावा बाकी चीज़ें जो खपत होती हैं, पर्यावरणीय या स्वास्थ्य या सामाजिक इशू, उसके मामले में हम 1.1 ट्रिलियन डॉलर अगर पैसों में तौलें तो उतना रुपये का हम वहन कर रहे हैं। FAO की रिपोर्ट के अनुसार कृषि खाद्य प्रणाली संबंध कुल 12.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की वैश्विक मात्राबद्ध प्रक्षण लागत में भारत की हिस्सेदारी 8.8% थी, जबकि चीन का 20%, अमेरिका ने 12.3% का योगदान किया है। पूरे दुनिया का अगर हम कॉस्ट निकालें, हिडन कॉस्ट, तो उसमें चीन का है 20% हिस्सेदारी, अमेरिका का है 12.5% के आसपास है 12.30%, और भारत का है 8.8%। तीनों को जोड़ लीजिए कितना सारा यही 3 देश वहन करते हैं हिडन कॉस्ट पूरी दुनिया के मामलों में। क्लियर हो रहा होगा कि हवा में पढ़ा रहा हूँ मैं बच्चों, जैसे मैंने समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आ गया होगा क्या है क्या नहीं। एक बार जब टॉपिक समझ में आ जाएगा ना, तो अपनी बातों में बनाकर उसको लिख के आ जाना, 2-4 आंकड़े इधर उधर फेंक के 1.1 ट्रिलियन डॉलर याद रखना और लिख के आ जाना एग्जाम में। कुछ ज़्यादा है नहीं। बाकी आपसे टर्मिनोलॉजी पूछा जाएगा, शॉर्ट आंसर में भी पूछा जा सकता है कि कृषि में हिडन कॉस्ट का क्या तात्पर्य है। सीधा सीधा यही पूछ लिया जाएगा आपसे कि बताइए कृषि में हिडन कॉस्ट का क्या तात्पर्य है ना। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि पीटी में इससे जुड़े हुए चीज़ें पूछी जा सकती है, कृषि में हिडन कॉस्ट से क्या तात्पर्य है। पीटी में 4 ऑप्शन दे देगा, आप सेलेक्ट कीजिए उसमें से, है ना। भारत में प्रक्षण लागतों में बीमारी के बोझ। अब देखिए भारत को हिडन कॉस्ट के रूप में किन किन चीज़ों का वहन करना पड़ रहा है। बीमारी का बोझ, आहार पैटर्न से उत्पादकता हानि की सबसे अधिक हिस्सेदारी थी 60%। भारत में प्रक्षण जो कॉस्ट है कृषि में, उसके कारण से बीमार लोगों की संख्या हद से ज़्यादा हो रही है। हम बीमार ऐसे ही नहीं होते हैं, हमारे खान पान में सुधार की आवश्यकता है। सरकार जो फोर्टिफाइड चावल, फोर्टिफाइड खानों पर इतना खर्च करती है गरीबों के लिए, या लोगों को जो अन्न मुहैया करवाती है, या स्कूलों में मिड डे मील देती है, क्यों देती है? क्योंकि उसको पता है कहीं ना कहीं ये चीज़ें कि हमारे देश में बहुत बड़ी आबादी जो है वो कुपोषण का शिकार होती है अपने खाने पीने के पैटर्न के कारण। फोर्टिफाइड चावल मैंने नाम लिया, वो क्या होता है? तो चावल में कुछ बाहर से इंग्रेडिएंट ऐड कर देना, और बाहर से कुछ जो चीज़ें होती हैं पोषण के लिए, कोई विटामिन ऐड कर दिया, कोई और मिनरल्स ऐड करके फिर वो गरीबों के बीच बांटा जाता है, जिससे उनके शरीर में चावल ही खाएं लेकिन उनको हर विटामिन की पूर्ति मिल जाए। जबकि इसके बाद कृषि खाद्य श्रमिकों के बीच गरीबी सामाजिक लागत 14% का है। नाइट्रोजन उत्सर्जन के पर्यावरणीय लागत 13% का है। 13% हमारा जो 100 रुपया मान लीजिए हमारा हिडन कॉस्ट जा रहा है, उसमें 13 रुपया नाइट्रोजन के उत्सर्जन के कारण से खपत हो रहा है अपने कृषि में। रिपोर्ट में सभी को स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय रूप से संवहनीय आधार प्रदान करने के, कृषि खाद्य प्रणाली को रूपांतरित करने के समर्थन को पुनर्उद्देशित करने के महत्व पर बल दिया गया है कि आप क्या कीजिए, इसको फिर से इसको रिडिफाइन कीजिए हर चीज़ को। और भारत सरकार कोशिश भी कर रही है। 2 दिन पहले ये टॉपिक को जोड़िए आप, मैंने बढ़ाया था आपको CSA, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। वो क्या था? वो भी तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ के आधार तहत था कि भाई इसी चीज़ को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही भारत सरकार। जीरो बजट एग्रीकल्चर जो मैं बता रहा हूँ, देखिए आधी चीज़ें आपको खुद ही पता होनी चाहिए। जीरो बजट एग्रीकल्चर की जो हम बात करें तो भारत सरकार क्या कर रही है? इसी चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऑर्गेनिक रट रही है, वो क्या कर रही है? इसी चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद से भारत सरकार जो बोलती है केमिकल का इस्तेमाल मत कीजिए, उसमें भी किस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश कर रही है भाई? तो यही हिडन कॉस्ट कम हो जाए, हमारे पर्यावरण को नुकसान ना हो, लोगों का नुकसान ना हो। भारत सरकार जो मोटे अनाज की बात करती है वो क्या है भाई? तो वो हिडन कॉस्ट को ही कम करने की बात है। तो कुपोषण की समस्या जब ही आपको दिख रहा है, बीमारी 60% हिस्सेदारी है और कुपोषण हिस्सेदारी है इसमें, वो मोटे अनाज के द्वारा कम किया जा सकता है। उसको खाने पीने के पैटर्न में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। अब गेहूं उत्पादन, चावल उत्पादन के लिए ढेर सारा पानी चाहिए, मोटे उत्पादन के लिए पानी नहीं चाहिए। तो मोटे अनाज से आपको पोषण भी मिल गया ज़्यादा और पानी भी कम खपत हुआ, पर्यावरण को भी नुकसान नहीं हुआ, आप भी कुपोषित नहीं रहे, समग्र रूप से आपको लाभ प्रदान मिलता है। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट जानती है ऑलरेडी इन चीज़ों को, इसीलिए वो इन चीज़ों पर कब से काम कर रही है। FAO का रिपोर्ट देर से आया है इस मामले में। अब अगला थोड़ा सा शॉर्ट में जल्दी देखेंगे हम लोग कि भारत में जो कृषि गहन पद्धतियां हैं भारत प्रक्षण लागतों कैसे प्रभावित कर रही हैं, तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अब भारत में क्या क्या प्रभाव हो रहा है? तो पहला है सामाजिक, समाज पर प्रभाव। स्वदेशी प्रणाली का पतन हो गया है। बहुराष्ट्रीय निगम से जो हम बीज खरीदते हैं, गेहूँ, चावल, गन्ना, और उसको छिड़क कर सोचते हैं कि हमारी कृषि हो रही है। अपने ही देश में एक प्रणाली है, गढ़वाल हिमालय का क्षेत्र है। हिमालय में 2 क्षेत्र हैं उत्तराखंड में, एक कुमाऊं का है, एक गढ़वाल का है। तो गढ़वाल हिमालय के क्षेत्र में 12 अनाजा एक प्रणाली है, जहाँ पर गढ़वाल के लोग 12 प्रकार के अनाज बोते हैं। कितना ज़्यादा उनका डाइवर्सिटीफाइड है, देख सकते हैं आप एग्रीकल्चर में कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी उन्होंने रखा हुआ है। 12 प्रकार के अनाज बोते हैं वो लोग अपने खेतों में।
अलग अलग महीने में अलग अलग पैटर्न के हिसाब से, साल में या 6 महीने पर या अलग अलग समय। एक फसल विविधीकरण प्रणाली जो एक वर्ष में 12 फसलों की खेती पर केंद्रित है। कितना ज़्यादा तरीके का अन्न वो लोग ग्रहण करते हैं, इसलिए स्वस्थ होते हैं वो लोग। ये मैं क्या बता रहा हूँ कि अपने देश में जो प्राचीन प्रणाली थी, पहले की प्रणाली थी, इसमें अलग अलग तरीके का अनाज बोने की प्रथा थी, उसको हमने कहीं ना कहीं गेहूँ, चावल और इन चीज़ों के दौर में छोड़ दिया है पीछे, जिसके कारण से हमें नुकसान देखने को मिल रहा है। ये 12 अनाजा को यूज कीजिएगा भाई, जहाँ भी हो सके। ऋणग्रस्तता में वृद्धि, कृषि आदानों इनपुट के निजीकरण और विनिमय से कृषक परिवारों में ऋणग्रस्तता बढ़ गई है। 2013 में भारत में किसान परिवार का ऋण परिसंपत्ति अनुपात 1992 की तुलना में 630% बढ़ गया है। 650% के लगभग में ऋणग्रस्तता उनकी 1992 की तुलना में बढ़ गया है। 1992 में 91 में क्या हुआ था? ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, जिसके बाद बड़ी बड़ी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो भारत आईं, उन्होंने तरह तरह के बीज और खाद बेचे हैं, लोगों ने खरीदे हैं, उनका ऋणग्रस्तता भी बढ़ गया और बहुत सारे किसान तो पता ही है आपको, जीवन लीला समाप्त कर लेते अपने बेचारे। निम्न कृषि आय हो गई है। पारिस्थितिकी पर प्रभाव पड़ा, मृदा उर्वरता में गिरावट हो रही है, भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये कुछ प्रभावों को भी ध्यान में रखिएगा। बाकी प्रक्षालन लागत, हिडन कॉस्ट एग्रीकल्चर में क्या है, FAO की रिपोर्ट को ध्यान में रखिएगा। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। ये न्यूज़ तो हमने कवर कर लिया था। अगला न्यूज़ है आपका, EU टेल्स चाइना डिफरेंस मस्ट बी एड्रेस्ड, इटली पुल्स आउट ऑफ BRI पैक्ट। इटली जो है वो BRI पैक्ट से निकल गया। इस पर तरह तरह के मीम तो आपने देखे ही होंगे, लेकिन इटली का BRI पैक्ट से निकलना बहुत बड़ी बात है। क्यों? यूरोपियन यूनियन का एकमात्र सदस्य था और जो किसका हिस्सा बन रहा था, तो वो बन रहा था BRI पैक्ट का। G7 का एकमात्र सदस्य था जो BRI पैक्ट का हिस्सा बन रहा था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पैक्ट का हिस्सा बन रहा था। वो इटली जो G7 आपको पता ही है, ग्रुप ऑफ 7, दुनिया के 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का देश है। एक ग्रुप है, लेकिन 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं पहले थी, अब वो नहीं है। उसमें अमेरिका केवल एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, बाकी तो पिछड़ रहे हैं अब विकासशील देशों से। भारत और चीन जैसे अर्थव्यवस्थाएं उनको पीछे छोड़ रही हैं। तो अब इटली भी इससे पीछे हट गया है। उसने बोल दिया है कि हम BRI का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो BRI के बारे में एक बार मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा। वैसे बहुत बार मैंने बताया है, फिर भी एक बार बता दूंगा। क्यों? क्योंकि वो ज़रूरी हो जाता है। कई बार PT में कुछ छोटे फैक्ट पूछ लेगा और आप फंस जाएंगे वहाँ पर। ओके, ये देखिए, यही है BRI का एक मैप, जिसमें ये सिंजियांग प्रांत है चाइना का। यहाँ से शुरू होके ये रोड पुराना सिल्क रोड था, पुराना सिल्क रूट था। ये पुराना सिल्क रूट था जो पहले इस तरह से जाता था, इस तरह से जाता था। भारत होते हुए कनिष्क साम्राज्य, आपने सुना होगा, कुषाणों ने इस पर कब्जा किया था। ओल्ड सिल्क रूट था ये, जिसको रेशम मार्ग कहा जाता है। यहाँ से शुरू होकर ये पूरा यूरोप तक फैला हुआ था, पूरा यूरोप तक फैला हुआ था। ठीक है, और इसमें इसका जो भाग था वो इटली भी था। अब इटली ने यहाँ से अपना नाम वापस ले लिया है। आप देख सकते हैं इसमें समुद्र के थ्रू और लैंड के थ्रू, दोनों के थ्रू पूरे दुनिया को जोड़ने की बात हो रही थी। ग्रोइंग चाइना जो है वो अपने को वैश्विक पटल पर एक रखना चाहता था। इसमें आपको सड़क मार्ग, रेलवे, पावर प्रोजेक्ट, पत्तन मतलब बंदरगाह, हवाई पट्टी मतलब कि एयरपोर्ट बड़े बड़े, इन सब का निर्माण किया जा रहा था। जिसका एक भाग था CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका एक और भाग है जो यहाँ पर इस तरह से गुजरता है, म्यांमार और जो अपने दक्षिण पूर्वी एशिया के देश है उनको जोड़ने की बात करता है। ये सब इसके अलग अलग कॉरिडोर हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर चलेंगे। क्या है ये? तो ये वैश्विक कनेक्टिविटी और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई एक बहुआयामी विकास की रणनीति है। 2013 में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी देश। कब लॉन्च किया गया? तो 2013 में। ये ध्यान रखिएगा, इसको भूल जाते हैं लोग, फिर PT में यही छोटा फैक्ट पूछ लेगा। अफ्रीका व यूरोप को स्थल समुद्र मार्गों के नेटवर्क से जोड़ना है। स्थल व समुद्री मार्ग नेटवर्क से जोड़ना है। स्थल व समुद्री मार्ग यहाँ पर लिखा हुआ है, स्थल और समुद्री मार्ग। ओके, इस परियोजना को पहले वन बेल्ट वन रोड नाम दिया गया था, किंतु चीनी प्रभुत्व के बजाय अधिक खुले और समावेशी दृष्टिकोण को दर्शाने के लिए इसका नाम बदलकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कर दिया गया। पहले इसका वन बेल्ट वन रोड नाम दिया गया था, लेकिन बाद में इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसका नाम कर दिया गया था। इस पहल में 2 प्रमुख घटक शामिल हैं, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एंड समुद्री सिल्क रोड शामिल है। इकोनॉमिक बेल्ट सिल्क रोड वाला एक तो स्थल के थ्रू शामिल है और एक समुद्री इकोनॉमी सिल्क रोड शामिल है।
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत मार्ग कौन कौन से हैं? तो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, यह घटक भूमि परिवहन मार्गों के नेटवर्क के माध्यम से पूरे यूरेशिया में कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे और व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। यूरेशिया शब्द एक यहाँ पर आया जो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज कर सकता है। यूरोप और एशिया के इंटीग्रेटेड भाग जो है, ये पूरा इलाका क्या कहलाता है? यूरेशिया कहलाता है। रूस जो है वो दोनों भागों में है, एशिया में भी रूस आता है और यूरोप में भी आता है। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसके इधर यूरोप में आता है, मॉस्को जो है वो यूरोप में आता है, और बाकी जो उसके रूस के बड़े शहर हैं वो किस में आते हैं? एशिया में आते हैं। इसको ध्यान, तो यूरेशिया ये पूरा इलाका कहलाता है, इसको पूरा जोड़ने का काम कर रही है ये। उसके अलावा क्या कर रही है? यह घटक समुद्री सिल्क रोड, अब इसमें क्या है? यह बंदरगाहों, शिपिंग मार्गों, समुद्री बुनियादी ढांचा परियोजना के रूप में समुद्री कनेक्टिविटी के सहयोग पर बल देता है, जिसके तहत आपने हब्बन टोटा बंदरगाह का नाम सुना होगा, ग्वादर पोर्ट का नाम सुना होगा। ग्वादर पोर्ट कहाँ है? पाकिस्तान में है ये। एक बार CAPF के एग्ज़ाम में, UPSC CAPF के एग्ज़ाम में चाबहार पोर्ट कहाँ है यही पूछ लिया गया था आपसे। तो BRI के तहत जो डेवलप किया जा रहा है ग्वादर पोर्ट, ये ग्वादर पोर्ट कहाँ पर है? तो ये ध्यान रखिए पाकिस्तान में है। यह दक्षिण चीन सागर से शुरू होकर भारत, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और फिर हिंद महासागर के आसपास होते हुए अफ्रीका तथा यूरोप तक पहुंचता है। इसको इसमें रखा गया है। उद्देश्य क्या था इसका? तो उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य था इसका कि चीन की इकोनॉमी को डायरेक्ट जोड़ देना, समुद्र के से ना जोड़ते हुए डायरेक्ट कहाँ से जोड़ देना? तो पूरी दुनिया भर से जोड़ देना। BRI का प्राथमिक लक्ष्य बुनियादी ढांचे, बुनियादी ढांचा का मतलब हमेशा समझिएगा सड़क, पत्तन, बंदरगाह, बंदरगाह तो बोल ही दिया मैंने, हवाई पट्टी, पावर प्रोजेक्ट, यही सब बुनियादी ढांचा होता है। रेलवे, मेट्रो, ये सब विकसित करना। व्यापार व आर्थिक सहयोग को बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। इस पहल में रेलवे, बंदरगाह, राजमार्ग, ऊर्जा बुनियादी ढांचे, ऊर्जा बुनियादी ढांचे का मतलब क्या होता है? पावर प्लांट होता है। जैसे पाकिस्तान में पावर प्लांट का निर्माण कर रही थी चाइना, क्यों कर रही थी? क्योंकि CPEC को पावर देना था उसको, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को। सहित परियोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। भौगोलिक गलियारे, भूमि आधारित सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट विकास के लिए 6 प्रमुख गलियारों पर की परिकल्पना करता है। 6 गलियारे आपको याद होने चाहिए कौन कौन से हैं। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, ये मैंने आपको बताया ही, ये कहाँ से गुजरता है? तो देखिए यहाँ से गुजरता है। ये मैप में बार बार दिखाऊंगा ताकि आपको ध्यान में रहे। ये यहाँ से गुजरता है ना, ये POK से गुजरता है हमारे, इसीलिए हम इसमें शामिल नहीं हुए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। हमने चीन से अलग होगा, क्यों अलग हुए? क्योंकि हमारी संप्रभुता को उल्लंघन करता है, हमसे बिना पूछे POK से गुजरता है ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। एक कॉरिडोर है, मेन रोड तो यही है, इसी रोड में अलग अलग जगहों को जोड़ने के लिए अलग कॉरिडोर बनाए गए हैं, अलग अलग कॉरिडोर बनाए गए हैं। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। अगला क्या है? पहला था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके बाद से न्यू यूरेशियाई लैंड ब्रिज आर्थिक गलियारा है। चीन इंडो चाइना प्रायद्वीपीय आर्थिक गलियारा है। चीन मंगोलिया रूस आर्थिक गलियारा है, जिसमें चीन, मंगोलिया और रूस तीनों को जोड़ रहा है एक इकोनॉमिक कॉरिडोर। चीन मध्य एशिया पश्चिम एशिया गलियारा, चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा भी है। ये था BRI। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो संबंधित है सुप्रीम कोर्ट से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी 2 बड़े चीज़ों पर बात चल रही है। किन किन चीज़ों पर? एक तो धारा 370 के वैधता पर, मंडे को धारा 370 को जो निरस्त किया गया तो उसको लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने जा रही है। दूसरा चल रहा है CAA, जो भारत सरकार ने 2019 में एक्ट लाया था, 2018 दिसंबर के आसपास, आई थिंक सो, यस। उस पर भी क्या चल रही? वार्तालाप चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रहा है भाई कि उस पर क्या है क्या नहीं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बोला है, सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड सेंटर टू गिव डिटेल ऑफ इनफ्लो ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स, कि इलीगल माइग्रेंट्स की जो आप बात कर रहे हो भारत सरकार से बोला है कि उसका डिटेल हमें दीजिए। अब इलीगल माइग्रेंट्स की समस्या क्या है भारत में, इसको ज़रा समझ लेते हैं। बाकी CAA के बारे में मैं आपको कितनी ही बार बताया है, मैंने कितनी बार बताया CAA क्या होता है क्या नहीं। और देखिए, इलीगल माइग्रेंट्स की समस्या कहाँ कहाँ पर आती है भारत में, उसको भी ज़रा देखेंगे। और दरअसल मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इलीगल माइग्रेंट्स के आने से समस्या कौन सी होती है। आपसे यही पूछा जाएगा कि इलीगल माइग्रेंट्स के आने से समस्याएँ कौन कौन सी उत्पन्न होती है हमारे सामने, उसके बारे में बताइए। ओके, देखिए, भारत का अगर आपने मैप देखा होगा तो भारत के मैप में इलीगल माइग्रेंट्स जो आते हैं, रुक जाइए ढंग से मैं थोड़ा सा मैप बनाता हूँ, बहुत ख़राब बना, बाप रे। देखिए, एक तो यहाँ पर आते हैं, पाकिस्तान से कुछ लोग आते हैं इलीगल माइग्रेंट्स के रूप में। यहाँ पर आपको पश्चिम बंगाल और बिहार के इलाकों में दिखेगा। बिहार में भी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बिहार में भी बांग्लादेश के साथ बहुत छोटी सी बॉर्डर है हमारी, बिहार और बांग्लादेश के बीच में पतली सी बंगाल की लाइन आती है। तो बांग्लादेश से बहुत सारे लोग अपने किशनगंज के ज़िलों में आते हैं और वहाँ पर इलीगल माइग्रेंट्स के रूप में रहते हैं। बंगाल में कहाँ से आते हैं? तो बांग्लादेश से आते हैं, बांग्लादेश से। नॉर्थ ईस्ट में कहाँ से आते हैं? तो नॉर्थ ईस्ट के भागों में बहुत सारे जगहों से माइग्रेंट्स आते हैं, जिसमें से प्रमुख है कौन सा? बांग्लादेश है,
उसके अलावा कौन सा है? म्यांमार है। म्यांमार से जैसे रोहिंग्या का जो मुद्दा आप सुनते होंगे, रोहिंग्या का मुद्दा ये म्यांमार से आते हैं। दिल्ली में बहुत सारे माइग्रेंट्स आपको दिखेंगे जिसमें बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं, जॉब के कारण दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रहते हैं। ये माइग्रेंट्स होते हैं, इलीगल भी कई सारे इसमें से होते हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स का आधार पर प्रवेश करते, बहुत बड़े स्तर पर जो है वो घुसपैठ होती है भारत में। ये बड़ी समस्या है। अब नॉर्थ ईस्ट का भाग में क्या है? नॉर्थ ईस्ट है सेंसिटिव जनजातीय इलाका, वहाँ पर भारत के लोग भी आबाद नहीं जा सकते। कई सारे जगहों पर इनर लाइन परमिट चाहिए होता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग 1971 के जब पाकिस्तान का बांग्लादेश में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, पाकिस्तान के जो आर्मी है वो अपने ही लोगों को मार रही थी, उसके बाद से वहाँ से बहुत सारे लोग भागकर कहाँ गए? भारत आ गए और भारत के असम राज्य में जाकर बस गए। अब असम में इसके कारण से क्या हुआ? तो सामाजिक संकट शुरू हो गया, संसाधनों के वितरण को लेकर दबाव शुरू हो गया, पॉलिटिकल ढांचा वहाँ पर चेंज होने लग गया, जिसके कारण से क्या हुआ कि ये समस्या नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर कर सामने आ गई। जैसे अभी मिजोरम में और मणिपुर में जो म्यांमार के निवासी हैं, जब से वहाँ पर फिर से सैन्य शासन लागू हुआ है तब से वहाँ से बहुत सारे लोग भारत भाग कर आ गए। वो वहाँ पर रह भी रहे हैं। मिजोरम और मणिपुर के लोग उनको खाना पीना रहने सब कुछ का इंतजाम भी कर रहे हैं, लेकिन कब तक करेंगे? कोई भी सरकार कब तक करेगी आपके लिए, है ना? तो इसके कारण से ये मुद्दा हमेशा ही चर्चा में रहता है। और ये किस प्रकार से प्रभावित करता है भारत को? तो पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा के रूप में आप इसको चिन्हित कर सकते हैं, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के बाहर से आए हुए लोग हों। आपको पता होगा कि कई सारे रिपोर्ट ऐसे आए जिससे बताया गया कि मणिपुर हिंसा में बहुत सारे बाहर के लोग हैं जो आकर वहाँ पर हिंसा को बढ़ावा दे रहे थे। ठीक है, वो असामाजिक तत्व जो भारत में घुसे वो लोग इस हिंसा को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे। भारत और रोहिंग्याओं का अवैध प्रवास का जारी रहना, उनका भारत में लगातार रहना राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव डालता है, सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। हितों का टकराव होता है या उन क्षेत्रों में स्थानीय आबादी के हितों को प्रभावित करते हैं जो बड़े पैमाने पर अप्रवासियों अवैध रूप से प्रवेश का सामना करते हैं। वो नहीं तैयार होते हैं किसी को भी रखने में अपने इलाकों में, तो आप कैसे रख सकते हो किसी को ज़बरदस्ती? वहाँ जिन भी लिबरल लोगों को समस्या होती है अपने घर पे ले आके बसा लीजिए इनको, और क्या कर सकते हैं बताइए मुझे। हितों का टकराव होता है, राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है। असम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। असम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जिसके कारण से सीए जैसे मुद्दे लाने पड़े भारत सरकार को, जिसमें राजीव गांधी के द्वारा जो असम स्टूडेंट यूनियन के साथ एकॉर्ड किया गया था उसमें बताया गया था कि 1971 के पश्चात जो भी लोग आए हैं उन सभी को भारत की नागरिकता कतई हासिल नहीं होगी। लेकिन जो सीए आया उसमें बोला गया कि जो गैर मुस्लिम लोग आए भारत उन सबको हम नागरिकता देंगे, जबकि असम में क्या बोला जाता था? गैर मुस्लिम जो भी बाहर से आए वो बाहर ही रहेंगे, हमें नहीं चाहिए वो। जबकि भारत सरकार क्या कह रही थी कि सीए के तहत में कि गैर मुस्लिमों को हम भारत की नागरिकता दे देंगे। तो इसके कारण से भी सीए को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद है असम में। उग्रवाद का उदय होता है कहीं न कहीं। मानव तस्करी, हाल के दशक में सीमाओं पर महिलाओं और मानव तस्करी की घटनाओं में काफ़ी वृद्धि देखी गई है। अगला क्या है? कानून व्यवस्था में गड़बड़ी होती है। अवैध व राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त अवैध प्रवासी द्वारा देश कानून व्यवस्था और अखंडता को कमजोर किया जाता है। ये भी कहीं न कहीं समस्याएं होती है। सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं? केंद्र ने राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेशों प्रशासन को निर्देश दिया कि जिसमें उन्हें अवैध प्रवासियों की त्वरित पहचान हेतु उचित कदम उठाने के लिए कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों को संवेदनशील बनाने की सलाह दी गई है। कि आप क्या करेंगे? अवैध प्रवासी जहाँ से भी इंटर करते हैं आप उनको रोकने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा सतर्कता के साथ इस पर काम करेंगे। विदेशी नागरिकों को अधिक समय तक रुकने, अवैध प्रवास की समस्या निपटने हेतु समेकित निर्देश भी जारी किए गए हैं। मौजूदा कानूनी ढांचा कौन कौन सा है भारत में? तो पासपोर्ट भारत प्रवेश अधिनियम 1920 है। इस अधिनियम के सरकार भारत प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को अपने पास पासपोर्ट रखने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। इसने सरकार को बिना पासपोर्ट के प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को भारत से हटाने की शक्ति प्रदान की है। बिना पासपोर्ट के अगर कोई इंटर करता है, नेपाल से आ रहा है तो नेपाल का पासपोर्ट होना चाहिए, बांग्लादेश से आ रहा है तो बांग्लादेश का पासपोर्ट होना चाहिए। बिना उसके अगर आप आए हैं तो आपको देश से निकालने की भी शक्ति किसके पास है? भारत सरकार के पास है। विदेशी अधिनियम 1946, इस विदेशी अधिनियम 1940 की जगह सभी विदेशियों से निपटने हेतु व्यापक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इस अधिनियम ने सरकार को बल प्रयोग सहित अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार दिया है। बर्डन ऑफ प्रूफ की अवधारणा व्यक्ति के पास है, न कि इस अधिनियम द्वारा दिए गए अधिकारियों के पास, जो अभी भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब क्या होता है कि आप इस देश के रहने वाले हैं, ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा, उन अधिकारियों को सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था जब एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप बनाया जा रहा था असम में। इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था कि बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर डाल दिया जाता है कि आप प्रूव कीजिए कि यहाँ के रहने वाले हैं आप। तो ये कहीं ना कहीं क्या दिखाता है कि भारत के लोगों से भारत के ही नागरिकता है कि नहीं, आप इस देश के रहने वाले हैं, ये प्रूव करने का बोला जाता है। आप अवैध प्रवासी के नाम पर पूरे राज्य के लोगों से नहीं मान सकते हो कि आप यहीं के रहने वाले हो, हमें बताओ, है ना।
तो ये एक मुद्दा था जिसके कारण से काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी हो रहा था। इस अधिनियम ने सरकार को ट्रिब्यूनल स्थापित करने का अधिकार दिया जिसमें सिविल कोर्ट के समान अधिकार होते हैं, और वो सिविल कोर्ट क्या करती है, फैसला लेती है कि रहना है कि नहीं रहना है। ओके, उसके अलावा और एक्ट हैं, जैसे विदेशियों पंजीकरण अधिनियम 1939 है और नागरिकता अधिनियम 1955 भी है, जिसके तहत क्या किया जाता है, तो इलीगल माइग्रेंट्स पर रोक लगाया जाता है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक बिहार स्पेशल से संबंधित, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। इलीगल माइग्रेंट्स और शरणार्थी, इन दोनों में क्या अंतर है ना, तो उसको जरा जान लीजिए कि क्या अंतर होता है। अवैध प्रवासी बनाम शरणार्थी, वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों को अवैध प्रवासी माना जाता है। अब शरणार्थी कौन होते हैं? शरणार्थी के लिए एक क्लॉज भी है जिस पर भारत सरकार ने आज तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं, यूएन का क्लॉज है वो। 1951 के यूएन कन्वेंशन ऑन द स्टेट ऑफ रिफ्यूजी और वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल के तहत शरणार्थी शब्द किसी भी ऐसे व्यक्ति संबंधित है जो अपने मूल देश से बाहर और नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता या राजनीतिक राय के कारण उत्पीड़न के डर से लौटने में असमर्थ या अनिच्छुक है, उसको शरणार्थी कहा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को क्या किया गया, पाकिस्तान में बहुत सताया गया, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, तो भाग के भारत आ जाए और उसको शरण मिल जाए भारत में, तो शरणार्थी वो कहलाएगा। ठीक है, ज्ञात हो कि भारत यूएन कन्वेंशन ऑन द स्टेट ऑफ रिफ्यूजी तथा वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षर करता नहीं है। हम स्टेटलेस व्यक्ति भी इस अर्थ में शरणार्थी हो सकता है जहां मूल देश नागरिकता को पूर्ण निवास स्थान का देश माना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। शरणार्थी और माइग्रेंट्स में अंतर पता चल गया होगा, कुछ नहीं होता है। जिसको हम शरण दे देंगे वो शरणार्थी होता है, जिसको हम बोलेंगे कि नहीं तुम इलीगल माइग्रेंट्स, वो इलीगल होगा। अब कोई इलीगली भाग के आया लेकिन उसको भारत सरकार ने शरण दे दिया तो वो शरणार्थी हो जाएगा, लेकिन हम देते नहीं है क्योंकि हम यूएन वाले पर साइन नहीं किया हुआ हमने, हम कोई बाध्य नहीं है लोगों को शरण वरण देने के लिए। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ है बिहार के पीटी संबंधित और सोशल जस्टिस में भी इसको यूज़ कीजिएगा। देश में पहली बार ट्रांसजेंडरों को बनाया, पटना यूनिवर्सिटी में सीनेट का सदस्य बनाया गया है। देश में पहली बार ऐसा हुआ है। 6 दिसंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के राज्यपाल एवं कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद को पटना विश्वविद्यालय के सीनेट का सदस्य मनोनीत किया है। रेशमा प्रसाद ट्रांसजेंडर है और इनको क्या नियुक्त किया गया है, तो पटना विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्य के रूप में, एक सदस्य के रूप में इनको मनोनीत किया गया है। प्रमुख बिंदु क्या है, रेशमा प्रसाद देश के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर हैं। उनका मनोनयन 3 वर्षों के लिए किया गया है। रेशमा प्रसाद के सीनेट के सदस्य होने पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ट्रांसजेंडरों की समस्या सामने आ सकेगी। कई बार हम सेंसिटिव तरीके से ट्रांसजेंडरों को और जो अलग अलग समुदाय होते हैं उनके इशू को समझ नहीं पाते, इसलिए उस समुदाय से लोगों को शामिल करना जरूरी होता है। जैसे ट्राइबल्स की समस्या को कोई ट्राइबल जितना अच्छे तरीके से समझेगा उतना किताब पढ़ के रिसर्च करके यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर और IAS IPS नहीं समझ सकते हैं। इसलिए इस तरह के लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। जैसे महिलाओं की इशू को महिलाएं ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकती हैं, तो ट्रांसजेंडरों की इशू को ट्रांसजेंडर ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, है ना। राजधानी पटना के निवासी रेशमा प्रसाद अपनी सामाजिक संस्था दोस्ताना सफ़र, इनकी एक सामाजिक संस्था है, दोस्ताना सफ़र के माध्यम से ट्रांसजेंडरों के शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए वर्षों से काम कर रही हैं। नो मैटर आप क्या हो, अगर आप समाज में कुछ अच्छा करने का काम करते हो तो आपको पहचान व प्रसिद्धि जरूर मिलती है। उन्हीं के प्रयास से पटना खगोल में केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए गरिमा गृह की स्थापना की, जहां आश्रय विहीन ट्रांसजेंडर रहते हैं। गरिमा गृह की स्थापना पटना में केंद्र सरकार ने किया। यही है रेशमा प्रसाद जिनको नियुक्त किया गया है पटना विश्वविद्यालय में। काम अच्छा कर रहे थे और इसीलिए इनको नाम भी मिला है। ठीक है भाई, चलिए आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं तक रहा। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे न्यूज़ डिस्कस किए हैं आज, इंपॉर्टेंट थे सारे के सारे। अच्छे से पढ़िए और तैयारी अच्छे से कीजिए, सिलेक्शन ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।